गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं जितेंद्र कुमार केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट होगा। वह लेसन आपका है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल्स। कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल यह आपका स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर है, ठीक है। संक्षारण और उसका नियंत्रण, इट मीन्स होता है संक्षारण और उसका नियंत्रण किस प्रकार होगा, वो आपका आज नए लेसन में ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नए लेसन पे। यह जो टॉपिक दिया गया है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, तो देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। यानी कोरोजन, ठीक है, कोरोजन, ये कोरोजन है आपका। इसका देखना है कि डिफिनीशन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब यानी जब धातु वायुवरण में, ठीक है, जब धातु कोई वातावरण में उपस्थित धूल, नमी तथा अन्य गैसों के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक सतह जम जाती है। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसके ऊपर एक क्या होता है, एक लेयर आ जाता है और उस लेयर को वो क्या करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप वो जो धातु जो होती हैं वो खराब होने लगती हैं। धातुओं की इस सतह को धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। संक्षारण यानी कोरोजन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? फिर से एक बार देखेंगे इसमें क्या होता है। यानी जब धातु वातावरण में उपस्थित धूल, नमी के कारण या अन्य गैसों के संपर्क में आती हैं तब इसका सतह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप खराब होने लगती हैं और धातुओं की सतह का इस प्रकार धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। समझ में आ गया बात ना? अब देखते हैं दोस्तों, इसको नोट करते हैं। किस प्रकार नोट करते हैं वो लिख देते हैं। यानी जब धातु वातावरण में, लिखेंगे यहां पर, जब धातु वातावरण में धूल, नमी एवं अन्य गैसों के संपर्क करने पर, ठीक है, संपर्क करने पर धातु के ऊपर एक परत जम जाती है जिससे धातु क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोजन, अर्थात वह कहलाता है आपका संक्षारण। जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण यानी कोरोजन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका डिफिनीशन हो गया, यानी इसकी परिभाषा हो गई कि आपको पता चल गया कि कोरोजन क्या होता है। कि कोई भी धातु होता है उस पर वातावरण में उपस्थित धूल कण, नमी या अन्य गैसों के मिश्रण के कारण उस धातु के परत, मतलब ऊपर एक लेयर यानी परत बैठ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसके कारण वो जो है आपका धीरे धीरे, यानी धातु जो है वो नष्ट होने लगता है। उसी को कहते हैं कोरोजन कहते हैं, यानी संक्षारण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद चलते हैं नए टॉपिक। नए टॉपिक क्या है? नया टॉपिक इसके लिए यानी धात्विक संक्षारण के प्रकार, टाइप्स देखना है। टाइप्स देखना है, टाइप्स ऑफ मेटेलिक कोरोजन, यानी टाइप्स ऑफ मेटेलिक कोरोजन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटेलिक कोरोजन।
इसका मतलब हुआ धात्विक संक्षारण के प्रकार। धात्विक संक्षारण के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? यह लगभग जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है एटमॉस्फेरिक कोरोजन और दूसरा होता है इमर्ज्ड कोरोजन। यानी ये मेटलिक कोरोजन जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है एटमॉस्फेरिक कोरोजन। फर्स्ट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कोरोजन। एटमॉस्फेरिक कोरोजन। और सेकेंड जो होता है वह होता है आपका इमर्ज्ड कोरोजन। ठीक है, इमर्ज्ड कोरोजन। इमर्ज्ड कोरोजन। ठीक, इसका मतलब यानी हिंदी जो मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कोरोजन मतलब वायुमंडलीय संक्षारण। इसका मतलब हुआ वायुमंडलीय संक्षारण, ये इसका हिंदी हुआ। और इमर्ज्ड कोरोजन का मतलब होता है निजित संक्षारण। क्या होता है? निम्जित संक्षारण। निम्जित संक्षारण, ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हुआ। बच्चे आप चलते हैं फर्स्ट जो आपका दिया गया है टॉपिक जो दिया गया है वह फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वह क्या है? आपका एटमॉस्फेरिक कोरोजन। एटमॉस्फेरिक कोरोजन यानी वायुमंडलीय संक्षारण क्या होता है वह चलते हैं, देखते हैं कि वायुमंडलीय संक्षारण में क्या क्या होता है। यानी धातुओं की सतह, वायुमंडल जो गैस होते हैं जैसे ऑक्सीजन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, हैलोजन हुआ, इनके संपर्क में आकर वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप धातु की सतह पर धात्विक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि उसके ऊपर परत के रूप में बनने लगते हैं जिसके कारण धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। मतलब यहां पर जो दिया गया है एटमॉस्फेरिक कोरोजन, यह क्या होता है? एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल में कई तरह के गैस होते हैं। ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अनेक प्रकार के गैस होते हैं। ठीक है, वह गैस के कारण जब धातु के ऊपर यानी रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, वो धातु के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप उसके ऊपर क्या होता है? एक परत जम जाती है। एक परत क्या होती है? उसके ऊपर जम जाती हैं जिसके कारण धात्विक नष्ट होने लगता है। जो परत जमता है वो धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। वो क्या बन जाता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। अर्थात धात्विक ऑक्साइड जो होगा इसे हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं वह देखते हैं। जैसे कोई धातु ले लिया, जैसे कोई धातु है एग्जाम्पल में कि एम नाम का एक धातु है, यह ऑक्सीजन से जब रिएक्शन किया, क्योंकि वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक कोरोजन है, ये हमने पहले बताया कि वायुमंडलीय कोरोजन के अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कई तरह के गैस होते हैं। इन गैसों के कारण रासायनिक अभिक्रिया होने पर धातु के ऊपर एक परत बैठ जाती है और वो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। यानी ऑक्सीजन एम नाम का कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ये बनाया MO2 बना दिया। यानी M क्या है? M क्या है? आपका धातु है। M एक आपका धातु है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर ये धात्विक ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? ये धात्विक ऑक्साइड। क्लियर? यानी M जो है ये एक धातु है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बैठ गया जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक कोरोजन कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद आपका निम्जित यानी इमर्ज्ड कोरोजन। इमर्ज्ड कोरोजन देखेंगे
इमर्ज क्रोजन क्या होता है? इमर्ज क्रोजन के बारे में देखना होगा। इमर्ज क्रोजन, इमर्ज क्रोजन के बारे में देखेंगे। यह क्या होता है इमर्ज क्रोजन? इसमें क्या करना होता है कि इस प्रकार के संक्षारण में धातु की सतह पर नम वायु, जल तथा किसी अन्य द्रव के संपर्क आने पर उसमें विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है, जिसके कारण विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होने लगती हैं और धातु संक्षारित होने लगती हैं, जिसे कहते हैं इमर्ज क्रोजन कहते हैं। यानी इमर्ज क्रोजन के अंतर्गत कहा गया कि नम वायु या जलवाष्प के कारण जो धातु के ऊपर अभिक्रिया होती हैं, जिसके कारण अभिक्रिया होने के कारण क्या तैयार होता है आपका? वह एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं? इमर्ज क्रोजन कहा गया है। इसमें नमी की आवश्यकता, यानी नमी के कारण धातु के ऊपर रिएक्शन होने लगता है, जिससे क्या होता है? वह एक सेल का निर्माण करता है, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। जिसका नाम क्या है? विद्युत रासायनिक सेल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है और उसी को कहा गया है इमर्ज क्रोजन। उसी को क्या कहा गया है? इमर्ज क्रोजन। अब इसके अंतर्गत ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी इमर्ज क्रोजन जो होता है वह 3 फेस में होगा। वह 3 फेस जो होगा वह क्या होता है? फर्स्ट जो होगा वह होता है केमिकल क्रोजन, उसके बाद दूसरा अंडरग्राउंड क्रोजन और अंडर वाटर क्रोजन। यानी फर्स्ट जो होगा क्या होगा? केमिकल क्रोजन, यहां लिखते हैं केमिकल क्रोजन। सेकेंड होगा अंडरग्राउंड क्रोजन, बताया मैंने, क्या बताया? अंडरग्राउंड क्रोजन, अंडरग्राउंड क्रोजन। और थर्ड आपका क्या बताया मैंने? थर्ड का नाम जो होगा वह है अंडर वाटर क्रोजन, अंडर वाटर क्रोजन। यानी इमर्ज क्रोजन जो है वह 3 प्रकार से होते हैं। केमिकल क्रोजन, रासायनिक संक्षारण। अंडरग्राउंड क्रोजन इट मीन्स होता है भूमिगत संक्षारण। अंडर वाटर क्रोजन इसका मतलब जलगत संक्षारण। ठीक है, यानी यह जो हुआ इमर्ज क्रोजन, आपने समझ में आ गया कि इमर्ज क्रोजन के अंतर्गत क्या होते हैं कि नमी के कारण वाष्प के कारण जो क्रियाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण हो जाता है, जिससे वह धातु संक्षारण होने लगता है। यह 3 प्रकार के होते हैं केमिकल क्रोजन। केमिकल क्रोजन में क्या होगा? यह केमिकल के रूप में, यानी कोई धातु है उस पर कोई एसिड बेस जो भी उसके द्वारा अगर वो नष्ट होता है, यानी केमिकल क्रोजन कहलाएगा। अंडरग्राउंड क्रोजन मतलब भूमिगत क्रोजन, जमीन के अंदर कोई धातु अगर रखी गई है तो वह अगर नष्ट होने लगता है तो वह अंडरग्राउंड क्रोजन के अंतर्गत आएगा। और अंडर वाटर क्रोजन मतलब होता है कि जलगत संक्षारण, यानी जो धातु जल के अंदर, यानी जो पाइप वगैरह होते हैं, पानी का पाइप होता है, देखते हो कि घरों में जो पानी की लोहे वाली पाइप लगी होती हैं, तो वो आएगा अंडर वाटर क्रोजन के अंतर्गत आएगा। और वह पाइप जो होता है जल के कारण धीरे धीरे वह नष्ट होने लगती है, वह कमजोर होने लगता है और अंत में जाके वो टूट जाता है, यानी वह अंडर वाटर क्रोजन के अंतर्गत आएंगे। आपने समझ में आ गया इस तरह से। उसके बाद
इससे क्या क्या हानियां होती हैं, डिसएडवांटेज ऑफ द क्रोजन वो देखना होगा। डिसएडवांटेज, देखिए डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ क्रोजन, डिसएडवांटेज ऑफ क्रोजन मतलब संक्षारण से हानियां, इनसे क्या क्या हानि हो सकती है, यानी इसके द्वारा क्या क्या हानियां हो सकती हैं वो आपको बताना होगा। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे इसमें हानि होने पर क्या क्या होती है, हानि होती है। पहला होता है कि संक्षारण के कारण धातु की उपयोगिता प्रभावित होती है, यानी धातु की उपयोगिता प्रभावित होती है, यह आपने देख लिया। दूसरा इसका जो हानि होगा वह क्या होगा, वह होगा कि धातु के कारण यानी संक्षारण के कारण धातु की चमक खराब हो जाती है। वह जो धातु चमकते रहता है वह उसकी जो चमक जो होती है, शाइनिंग जो होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी लिखेंगे चमक में कमी होना, चमक में कमी होना, यह इसकी हानि है। तीसरा जो होगा वह आपके लिए क्या होगा, यानी संक्षारण के कारण धातु का मूल्य कम हो जाता है। आप देखते हो जो नए सामान होते हैं, यानी जो नए लोहे का सामान होता है उसकी कीमत अधिक होती है, और जो पुराने जो हो जाते हैं जिसमें जंग वगैरह लग जाता है उसकी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है, बट नए का कीमत अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि उसकी क्या किस्में, उसके कीमत में कमी होना। ठीक है, यानी आप लिखेंगे धातु का मूल्य कम हो जाना, यहां लिखेंगे धातु का मूल्य कम होना, ये सभी इसके हानियां हैं। हानि तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट 3-4 पॉइंट्स आप इसको देख लीजिए, इसी पे आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे कि बर्तनों तथा पाइप में भरे द्रव संदूषित हो जाते हैं। संदूषित का मतलब होता है कॉन्टामिनेटेड। ठीक है, यानी जो बर्तन या पाइप में जो द्रव भरे होते हैं वह संदूषित हो जाते हैं, यानी लिखेंगे बर्तन या पाइप में भरे द्रव क्या होते हैं, संदूषित हो जाता है, यानी जो लोहा हो जाता है अर्थात जो धातु खराब हो जाते हैं उसमें जो द्रव होते हैं उसमें स्मेलिंग आने लगती है, वो खराब होने लगते हैं। तो ये सारे इनके डिसएडवांटेज है क्रोजन का। ठीक है, ये इसके हानियां हैं, संक्षारण की हानियां हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो होगा, यानी संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन देखेंगे आप यहां पर, अफेक्टिंग कोरोजन यानी इनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन मतलब संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, किसके माध्यम से यह प्रभावित होता है, यानी लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। कई पॉइंट्स होंगे इसमें बच्चा, इसमें कई पॉइंट्स होगा। यह पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे, धातु की जो सक्रियता अर्थात एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, यानी एक्टिविटी ऑफ मेटल मतलब हुआ धातु की सक्रियता। दूसरा होता है ह्यूमिडिटी, दूसरा आपका ह्यूमिडिटी
आर्द्रता के कारण प्रभावित हो सकता है। तीसरा आप इसमें लिखेंगे कि विलयन का पीएच मान यानी पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन यानी जो विलयन का पीएच मान होगा उसका क्या मान होता है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, चौथे पॉइंट जो होगा वो होता है प्यूरिटी ऑफ मेटल यानी धातु की शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ मेटल, प्यूरिटी ऑफ मेटल्स, धातु की शुद्धता। पांचवा पॉइंट जो होगा दोस्तों, पांचवा पॉइंट फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल, फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल, ठीक, फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वह आप इसके लिए है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसकी प्रभाव जो अफेक्टिंग जो होगा कोरोजन के लिए वह होता है, वह आपके लिए है यानी टेम्परेचर, ठीक। तो आप यहां से देख सकते हो कि फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन यानी संक्षारण के लिए क्या क्या इनके प्रभावित फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आपने देखा, फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो आपने यहां पर देखा कि कि एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ मेटल, धातु की सक्रियता, कि धातु की सक्रियता कैसे हो सकती है। आपने एक्टिविटीज सीरीज आपको मैंने बताया था, कल के डेट में बताया था, सबसे मोस्ट एक्टिविटीज जो होते हैं एलिमेंट्स वो क्या होता है, पोटेशियम, और लिस्ट जो होता है वह गोल्ड होता है, ठीक है। तो उस पर वह डिपेंड्स करता है, एक्टिविटीज ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड्स करता है। दूसरा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, यानी यदि वायु में आर्द्रता है तो संक्षारण की दर भी अधिक होगी, वायु में अगर नमी है तो संक्षारण की दर भी अधिक होगा। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का पीएच मान पर वो डिपेंड करता है, यानी धातु जिस जल या विलयन के संपर्क में होता है, यानी धातु जिस विलयन या जल के संपर्क में होता है उसका पीएच जो मान जो होगा वो 7 से कम है, अर्थात विलयन अम्लीय होगा। 7 से कम होगा। आपको मैं बता दूं कि यहां पर जैसे ये पीएच वैल्यू है, यह पीएच वैल्यू है, ये 0 से लेकर 14 तक होता है। ये 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, और मोर देन 7 जो होता है वो बेसिक होता है, और लेस देन 7 जो होता है वो एसिडिक होता है। ये आपको पता है। यानी अगर पीएच वैल्यू इसलिए बताया गया पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, यदि धातु यानी जिस विलयन में वो डूबा हुआ है उनका पीएच मान अगर 7 से कम अगर होता है, ठीक है, 7 से कम अगर होता है तो धातु का संक्षारण जो होगा वह उदासीन यानी बेसिक से अधिक होगा, एसिडिक फॉर्म में, यानी बेसिक से अधिक होगा। किस फॉर्म में? अम्लीयता के कारण, अम्लीयता में यानी एसिडिक में होगा, इसलिए पीएच इसमें लिखा हुआ है कि पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। अब है प्यूरिटी ऑफ मेटल्स, प्यूरिटी ऑफ मेटल यानी धातु की शुद्धता, धातु की शुद्धता, यदि धातु में अशुद्धियां अधिक मात्रा में है तो धातु के संक्षारण का खतरा भी अधिक रहता है, अधिक क्या होता है, बना रहता है। ध्यान दीजिए कि यदि प्यूरिटी ऑफ मेटल जो है आपकी, यदि धातु में अशुद्धियां अधिक मात्रा में है तो धातु के संक्षारण का खतरा भी अधिक रहता है। कोई धातु सपोज अगर कर लेते हैं, कोई प्योर
मतलब मेटल तो होता नहीं। अगर उसके अंदर अशुद्धियां बहुत ज्यादा मिला दिया जाएगा तो उनकी संक्षारण वास्तविकता है कि वह अधिक खराब होने लगेगा। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ मेटल पर ध्यान देना है। फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स, ठीक है, यानी धातु की भौतिक अवस्था। धातु जो होते हैं वह दोनों यानी आकार का, यानी दाने आकार का जितना छोटा होगा उतनी ही विलेयता अधिक होने के कारण उसकी संक्षारण अधिक होगा। यानी ये फिजिकल स्टेट, अगर वो धातु जितना दानेदार होगा, जितना छोटा होगा, उनकी क्या होगा, वो विलयन स्वाभाविक से रूप से वो घुल जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में, तो उनकी संक्षारण उतना ही अधिक होने लगेगा। प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की उपस्थिति। धातु द्वारा ऊर्जा तथा परावैगनिक विकिरण के अवशेष के कारण उसमें संक्षारण की दर बढ़ जाती है। यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें के कारण उनकी संक्षारण की जो रेट होता है वह इंक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब तापमान होता है, ताप होता है। धातु में यदि ताप अधिक मात्रा में अगर होती है तो उनकी जो धात्विक जो होते हैं, जो गुण होते हैं, वह नष्ट होने लगता है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन का पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है कि संक्षारण के जो सिद्धांत होगा वह क्या होता है, यानी थ्योरीज ऑफ कोरोजन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कोरोजन क्या है, थ्योरीज ऑफ कोरोजन, ये चीज दिया गया है आपका। थ्योरीज ऑफ कोरोजन मतलब हुआ संक्षारण के सिद्धांत। मतलब क्या हुआ, संक्षारण के सिद्धांत, यह चीज दिया गया है हिंदी फॉर्म में। देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ कोरोजन यानी संक्षारण किस सिद्धांत पर काम करता है, वह है संक्षारण के मुख्य सिद्धांत होते हैं। मुख्य 3 सिद्धांत होते हैं। एक होता है एसिड थ्योरी, दूसरा होता है डायरेक्ट केमिकल थ्योरी और तीसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। यानी थ्योरीज कोरोजन का जो थ्योरी है वह 3 भाग में है। एसिड थ्योरी, दूसरा जो है दूसरा होगा डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, एंड तीसरा जो होगा, तीसरा पॉइंट जो होगा वह आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ठीक है, यानी कोरोजन का जो थ्योरीज है वो निम्नलिखित 3 वे में पूरा होता है। एक है एसिड थ्योरी, दूसरा है डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब यहां देखते हैं, एसिड थ्योरी का मतलब अम्ल सिद्धांत, इसका मतलब होता है अम्ल सिद्धांत। या जो डायरेक्ट केमिकल थ्योरी जो होता है इसका मतलब हिंदी में होता है प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, हिंदी में लिख दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इसका मतलब वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये आपका हिंदी नेम हो गया। क्वेश्चंस अगर होगा कि राइट थ्योरीज ऑफ कोरोजन, तो आप लिखेंगे देयर आर 3 थ्योरीज ऑफ कोरोजन्स, एसिडिक थ्योरी, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ये होते हैं। अब चलते हैं, फर्स्ट जो आपका लिखा हुआ है ये फर्स्ट एसिड थ्योरी क्या होता है। ठीक है,
एसिड थ्योरी। एसिड थ्योरी, एसिड थ्योरी क्या होता है, यानी अम्लीय सिद्धांत, यानी अम्ल सिद्धांत क्या होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एसिड थ्योरी का कि इस सिद्धांत के अनुसार वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वह जल के संपर्क में आकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है, और इस अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके उनका संक्षारण कर देता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया भी इसी प्रकार डिपेंड होता है, लेकिन यह सिद्धांत को मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी यह बताया गया कि आर्द्रता, आर्द्रता यानी वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया तो बनाया कार्बोनिक अम्ल। बताया गया कि इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत में क्या होते हैं, वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वह अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करते क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। और यह कार्बोनिक अम्ल जो है कोई भी धातु के साथ अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करने लगता है, यानी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाने लगता है, संक्षारण करने लगता है। यानी धातु एक आयरन लेंगे, जो कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 या क्या किया, हाइड्रोजन को मुक्त किया, यानी आयरन कार्बोनेट बनाया या हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया। FeCO3 जो हो गया, क्या हो गया, आयरन कार्बोनेट। आयरन कार्बोनेट जो हो गया, अब यह क्या किया, आयरन कार्बोनेट जो उपस्थित, यानी आयरन कार्बोनेट जो है यानी उपस्थित आर्द्रता में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वहां पर तैयार होता है, क्या तैयार होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना और पुनः यह आपका कार्बोनिक एसिड बाहर निकल जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यानी यही फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है यह आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है इसी को कहते हैं जंग लगना, यानी धातु के ऊपर जो जंग लगता है वह इस प्रकार होते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है। इस सिद्धांत को, एसिडिक थ्योरी को वैज्ञानिक ने मान्यता ही नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि अम्लीय माध्यम के अलावा क्षारीय माध्यम में भी धातुओं का संक्षारण हो सकता है, इसे मान्यता नहीं दी गई है। लिख देते हैं नोट में कि इस सिद्धांत को क्या हुआ, मान्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि अम्लीय के अलावा क्षारीय में भी धातु का संक्षारण हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं मान्यता दिया गया है, क्योंकि इस सिद्धांत में यह बताया गया कि यहां तो आपने देखा कि एसिडिक थ्योरी था। एसिडिक थ्योरी में जो चीज बना है जिसे फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसे जंग का नाम दिया गया है, इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दिया गया क्योंकि यह जो है यानी अम्लीय जो है, अम्लीय के अलावा क्षारीय में भी यानी धातु का संक्षारण हो सकता है। इसीलिए इस सिद्धांत को वैज्ञानिक ने क्या किया कि इनवैलिड कर दिया गया, मान्यता खत्म कर दी गई इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद तब उसके बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट, यानी दूसरा जो आपकी टॉपिक जो होगी डायरेक्ट केमिकल थ्योरी जो था उसकी देखो क्या मान्यता दी गई है कि नहीं दी गई है, उसके बारे में देखते हैं।
डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, या क्या होता है ये देखना है, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत, डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत। यह क्या होगा, इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से आपने सुनेंगे, नोट भी कर लेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प आदि गैस विद्यमान होते हैं। ये गैस धातु की सतह पर साधारण या उच्च ताप पर क्रिया कर लेती हैं। साधारण ताप पर क्रिया कर लेने पर उस धातु में जैसे हुआ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को छोड़कर अन्य धातु उच्च ताप पर ऑक्सीकृत हो जाती हैं। इस प्रकार के संक्षारण को ऑक्सीकरण संक्षारण भी कहते हैं। इसमें होने वाली अभिक्रियाओं के अग्र इस प्रकार दिया गया है, यानी बताया गया कि इस डायरेक्ट केमिकल थ्योरी में कि इसके द्वारा, यानी वायुमंडल में कई गैस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सभी जो हैं गैसें जो होते हैं उच्च ताप पर क्रिया करके, यानी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने के बाद ये क्या करते हैं, उस धातु का ऑक्सीकरण करने लगते हैं। ऑक्सीकरण करके उसके ऊपर परत बना देते हैं। ठीक है, यानी जो भी गैस का नाम मैंने लिया वो सारे गैस धातु के साथ ऑक्सीकृत होकर उसके ऊपर एक परत बना देते हैं। और उसमें से भी अब बाद में बताया गया कि ये आपका जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको छोड़कर, ठीक है, ये जो होते हैं इन पर नहीं काम होता है, इनको छोड़कर, लेकिन जो क्रियाशील धातु होते हैं, जैसे क्रियाशील लिथियम हो गया आपका, लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा, कैल्शियम होगा, बेरियम होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सभी जो होते हैं क्रियाशील हैं, बट इनको छोड़कर इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। तभी तो देखते हो ना कि गोल्ड वाले जो ईयर रिंग में पहनती हैं महिलाएं, जो ईयर रिंग में पहनती हैं, यानी आभूषण के रूप में सोना चांदी का जो आभूषण होता है वो आसानी से पहन लेते हैं और उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। बट इन धातुओं के साथ ये डायरेक्ट रूप से उनके ऊपर रिएक्शन होकर एक परत बन जाती हैं और उनका संक्षारण होने लगता है। ठीक है, यह ऑक्सीकृत होकर उनके ऊपर संक्षारण होने लगता है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि क्या नेक्स्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट जो है यानी दूसरा पॉइंट था, तीसरा था इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ये आपका थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इसमें क्या होता है, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत है ये, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, यानी आपको बताया गया कि नर्स्ट समीकरण बताया गया था। नर्स्ट समीकरण के अनुसार, ठीक है, नर्स्ट कोई वैज्ञानिक का नाम था, उनके अनुसार 1889 ईस्वी में, यानी नर्स्ट जो थे 1889 ईस्वी में, ये नर्स्ट जो था एक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1889 ईस्वी में, ठीक है, 1889 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। मतलब यानी जो सिद्धांत आपका दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ये नर्स्ट वैज्ञानिक ने 1889 ईस्वी में इस थ्योरी को प्रतिपादित इन्होंने किया। उसके बाद इसके लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह पर अनेक छोटे छोटे वैद्युत रासायनिक सेल बन जाते हैं।
तथा उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे घुलकर नष्ट होने लगती हैं तथा अन्य अवांछनीय पदार्थ बनने लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। आपने देख लिया, यह जो पॉइंट जो आपका दिया गया है, यह पॉइंट आपका जो दिया गया है वह पॉइंट आपने देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को नर्स्ट वैज्ञानिक ने 1889 ईस्वी में प्रतिपादित इन्होंने किया। अब इन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार, इन नर्स्ट वैज्ञानिक के अनुसार क्या था कि जितने भी धातु के छोटे छोटे जो कण जो होते हैं, वैद्युत रासायनिक क्रिया के अनुसार ये धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं? विलयन में घुलना शुरू कर देते हैं। घुलकर क्या होते हैं? उसी को कहा गया है संक्षारण कहा गया। उसी क्या कहा गया? संक्षारण। तो दोस्तों, आपका जो ये था, ये आपकी आज की टॉपिक रही। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ठीक है? फुली इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ा दूंगा, बट आप देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स मैंने कर दिया है। तो इस तरह से आपके आज की टॉपिक समाप्त होती है। कल की टॉपिक इसी लेसन का नेक्स्ट यानी पार्ट 2 होगा, ठीक है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू रेस्ट ऑफ सेमेस्टर।